मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। मैं आपको जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम ज्योग्राफी के लिए आंसर राइटिंग सिखा रहा हूं और इस क्रम में आज मेरा ये 10वां वीडियो है। आज जिस क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। चंबल परियोजना का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है चंबल नदी घाटी परियोजना या चंबल परियोजना जिसको बोला जाता है। और इस क्वेश्चन में जिस टेल वर्ड या जिस डायरेक्टिव वर्ड का यूज हुआ है वो है वर्णन कीजिए। सिंपली उसको डिस्क्राइब कीजिए। सबसे आसान अर्थ या मतलब होता है इस डायरेक्टिव वर्ड का जो कि है वर्णन कीजिए। आप जो कुछ भी जान रहे होते हैं आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक सही तरीके से आप अपने शब्दों में परोते हुए आप उसको लिख देते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है। और चंबल परियोजना से संबंधित जो कुछ भी आपको लिखना है वो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे थे, जब आप प्री की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय आपने जो कुछ भी चंबल परियोजना के बारे में पढ़ा था बस वही सब कुछ यहाँ पर लिखना है। जितना आसान सवाल है उतने ही आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा एक डायग्राम बनाते हुए। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस। GEOGRAPHICAL ज्योग्राफिकल SOLUTIONS। इस नाम से मेरी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी इस एप्लीकेशन पर मैंने इसी यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम ज्योग्राफी के लिए 16 मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध कराए हैं। 16 मॉक टेस्ट। इन 16 मॉक टेस्ट में मैंने यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर के पूरे सिलेबस को कवर किया हुआ है। साथ ही साथ जिस तरह के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चंस आपको मेरे इन 16 मॉक टेस्ट पेपर्स में मिलेंगे। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन बाहर से आए थे, उनका सिलेबस में वर्णन नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने इन 16 मॉक टेस्ट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस सिलेबस के बाहर के भी रखे हुए हैं जो कि इस एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मेरी इस एप्लीकेशन पर आपको 208 जिनमें की लगभग 20,000 ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। कुछ बुक्स आपको मिलेंगी। आज भी मैं कुछ अच्छी बुक्स उस पर अपलोड कर दूंगा और कई एग्जाम्स के आपको सिलेबस भी मिलेंगे। अभी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नया सिलेबस जारी किया है वो भी आपको उस पर मिलेगा। यूजीसी नेट का फर्स्ट और सेकंड पेपर सब आपको मिलेगा और भी कई एग्जाम्स के आपको उसमें सिलेबस मिलेंगे। साथ ही साथ मैं ये जो पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूँ, ये जो मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, इनके सॉल्यूशन वाले जो वीडियो हैं वो मेरी इसी एप्लीकेशन पर मौजूद हैं। एक जो यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम ज्योग्राफी का जो मैंने कोर्स डेवलप किया है उसके अंदर इन 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फ्रीली उपलब्ध हैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से। साथ ही साथ उनकी पीडीएफ भी मैंने वहां पर उपलब्ध करा दी है। तो अगर आपको सॉल्यूशन देखना है कि सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो फ्रीली अवेलेबल है, वो मेरी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, ये मेरा विचार है कि हम चीजों को जितनी जल्दी सीखते हैं उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। तो पीडीएफ आप देखिए, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ मैंने अपने लिए बनाई है, वो मैंने पीडीएफ सॉल्यूशन की आपके लिए ही बनाई है। लेकिन उससे पहले आप मेरे उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि पीडीएफ से अगर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको एक ही प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप उसके जैसे कई एक प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे, क्योंकि मैं सिंपली किसी क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है मैं ये नहीं सिखा रहा हूं। मैं ये सिखाता हूं कि उसके जैसे कितने भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाएं, आप उसका उत्तर लिख पाए। इसलिए पीडीएफ को डाउनलोड करने से पहले आप मेरे उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा। तो इस तरीके से आप मेरे उन 16 मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए और आपको
आपका जो मेन एग्जाम होगा उसमें आपको मेरे इन 16 मॉक टेस्ट पेपर्स में से कई एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं दावा करता हूं इस बात का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। चंबल परियोजना का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है। ये चीज मैं आपको बता दूं इसका सॉल्यूशन बताने से पहले कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मेरी एप्लीकेशन पर है। पीडीएफ भी मैंने कल ही अपलोड कर दी थी। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखा जाए या कैसे इसका एक अच्छा आंसर बनाया जा सके। और मैं आपसे यह भी कहूंगा कि जैसे ये क्वेश्चन मैं जो आपको बता रहा हूं और अभी आपको गाइड करूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जाए, आप आंसर लिखिएगा और पीडीएफ के माध्यम से मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है। मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है जियोग्राफिकल सॉल्यूशन, GEOGRAPSICAL, ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। आप इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी जो पीडीएफ है वो आप मुझे उपलब्ध कराइए कि आपने इसका आंसर क्या लिखा है, कैसे लिख रहे हैं, कैसे आप डायग्राम बना रहे हैं। मैं उसको चेक करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका पैसा नहीं लगने वाला है। लेकिन आप ज्वाइन कीजिए, आप प्रयास कीजिए लिखने का, नकल मत कीजिए। डोंट कॉपी टू अदर्स, किसी को भी नकल करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर शब्दों को या जो जो वाक्यों को लिखने की जो शैली आपके अंदर की है उसको मारिए नहीं। दूसरे को कॉपी बिल्कुल मत करिए। दूसरे को कॉपी करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका होगा जब आप अपने ओरिजिनल स्टाइल में लिखेंगे आंसर। चीजें तो वही होती हैं, सेम होती हैं, फैक्ट्स वही होते हैं, बस आपको अपने तरीके से उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। और जो लोग ऐसा कर लेते हैं उनके आंसर हमेशा दूसरों से अलग प्रकार के होते हैं। तो आप ऐसा ही कीजिए। आप मुझे भी कॉपी मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे कॉपी करिए। आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या कंटेंट दिया, लेकिन आपको लिखना कैसे है ये आपको निर्धारित करना है। तो चलिए चंबल परियोजना का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पर लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सिंपली लिखेंगे कि जैसे कि भारत में कई एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। उनमें से एक ये चंबल नदी घाटी परियोजना है जो कि जिन राज्यों में है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उन राज्यों में ये जो परियोजना है वो उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको इसके बाद लिखना है कि इस परियोजना के उद्देश्य क्या है। कोई भी परियोजना होती है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, बिना ऑब्जेक्टिव के तो कभी नहीं होता है। तो हर नदी घाटी परियोजना के कुछ ना कुछ कॉमन उद्देश्य होते हैं। जैसे कि नदी है तो नदी पर हम बांध बना लेंगे, रिजर्वायर बना देंगे, पानी इकट्ठा कर लेंगे। पानी इकट्ठा करने के बाद हम उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत को पैदा कर सकते हैं। एक हमारा मकसद ये भी हो सकता है किसी भी परियोजना का, चाहे ये हो चाहे कोई भी परियोजना हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो हमने रिजर्वायर बनाया है उससे हम कैनाल्स निकाल देंगे, नहरें निकाल देंगे। और जो नहरें हैं वो पानी को खेतों तक ले जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि उस नदी का पानी जो है, उस पर जो डैम बनाया हुआ है, जो रिजर्वायर बनाया हुआ है, वो सिंचाई के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ नदियों में जो बाढ़ आती है, नदियों में और नदी की घाटियों में जो बाढ़ आती है उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है इस प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से। चौथा एक कारण आप लिख सकते हैं कि ये मिट्टी के कटाव को रोकने में भी सहयोग प्रदान करती हैं। तो आप इस नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य भी जरूर लिखिए। तो इस तरीके से आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या बताया? सबसे पहले आपने बताया कि भारत की कई सारी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनमें से ये एक सफल परियोजना है। और इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं: सिंचाई, जल विद्युत का उत्पादन और बाढ़ का नियंत्रण। बस आपका इंट्रोडक्शन हो गया, इतना सा आपको लिखना है। और भी अगर कुछ आपके मन में इससे भी अच्छे सेंटेंसेस आ रहे हैं तो आप उसको भी लिखिए। मैंने हमेशा कहा है आपसे कि डोंट कॉपी टू मी एंड डोंट कॉपी टू अदर्स। आपके मन में जो आ रहा है, आप ओरिजिनल वे में आप सबसे बेहतरीन है। आप इस दुनिया के एक यूनिक इंसान हैं। आप किसी को कॉपी मत कीजिए, खासतौर से इस चीज में बिल्कुल भी कॉपी मत करिए। लिखने की शैली, लिखने की कला आपकी स्वयं की है। हर व्यक्ति जैसे जैसे हमारे थंब इंप्रेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, वैसे ही हमारी सोचने की, हमारी लिखने की
हमारी जो शैली होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कंटेंट एक हो सकता है लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है। तो आपको जैसा मैं बता रहा हूं बस आपको वही कॉपी करना है, तो वो आदत आप छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि और क्या क्या लिखा जा सकता है। मैंने जो बताया उसके अतिरिक्त भी आप इससे भी बेहतरीन इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मैं ये कभी दावा नहीं करता हूं कि मैं जो आपको आंसर बता रहा हूं वो सबसे बेहतरीन है। मैं हमेशा हर वीडियो के बाद में आपको बोलता हूं कि इससे भी बेहतरीन आप लिख सकते हैं। अगर आप 10 बार इस बात को लिखें, इसी टॉपिक को आप 10 बार लिखें, तो मुझसे भी बेहतरीन आप लिख सकते हैं। मैं तो बस आपको एक तरीके से कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूं, एक तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए वो आपको बता रहा हूं। तो इससे भी अच्छा इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब आपको सोचिएगा कि ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है इसमें कौन सी नई चीज थी, इसमें आपको कौन से नए ज्ञान की आवश्यकता थी, कौन सा इसमें फैक्चुअल नॉलेज थी। अब ये इंट्रोडक्शन तो कोई भी लिख लेगा। इसके बाद अब आप लिखेंगे कि ये जो परियोजना है वो किन राज्यों के बीच में है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ये जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये जो परियोजना है वो एमपी और राजस्थान, एमपी और राजस्थान के बीच की ये परियोजना है। इन दोनों के बीच में ये संधि हुई है कि इस परियोजना के माध्यम से जितनी भी बिजली पैदा होगी उसका आधा आधा एमपी और राजस्थान में बंटवारा हो जाएगा। 50% बिजली एमपी में पहुंचेगी और 50% बिजली राजस्थान में पहुंचेगी। ये भी आपको लिखना होगा। सिर्फ बिजली ही नहीं, सिंचाई के लिए जो जल की उपलब्धता है, जो जल की मात्रा है, वो भी आधी आधी इन दोनों राज्यों के बीच में बांटी जाएगी। 50% सिंचाई का पानी एमपी लेगा और 50% सिंचाई का पानी राजस्थान लेगा। अब इस बात को आपको लिखना है। बहुत सिंपल सी बात है कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है और इन दोनों ही राज्यों के बीच में सिंचाई के लिए जल और कुल उत्पादित जो जल विद्युत है उसका बंटवारा 50-50 के आधार पर होता है। बस इतनी सी बात आपको लिख देनी है। बहुत ही आसान है। और भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, अपने तरीके से लिखना चाहते हैं, तो आप उस तरीके से लिखिएगा। इसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसके बाद आप ये बताना जरूरी है, और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि ये आपको याद ही हो। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कि ये जो परियोजना है इसकी शुरुआत जो है वो 1953 और 54 में हुई थी। ये जो परियोजना है इसकी शुरुआत 1953 और 54 में हुई थी, ये आपको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद अब हम बात करेंगे कि ये जो परियोजना है वो कितने चरणों में पूरी हुई है, और इन चरणों के हिसाब से कौन कौन से डैम और कौन कौन से बैराज इस चंबल नदी पर बनाए गए हैं। अब हम उसके बारे में आगे लिखेंगे। तो आगे हम लिखेंगे कि ये जो परियोजना है वो 3 चरणों में पूरी हुई है। ये जो चंबल घाटी परियोजना है ये 3 चरणों में पूरी हुई है। और जो पहला चरण है उस पहले चरण में सबसे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। और इसी पहले चरण में ही राजस्थान के कोटा में कोटा बैराज की स्थापना की गई थी, कोटा बैराज बनाया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण में राजस्थान में ही चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। और तीसरे चरण में राजस्थान में ही कोटा के पास जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस पर 3 बांध बने हुए हैं और एक बैराज बना हुआ है। ये जो 3 बांध हैं जिनमें कि गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये तीनों के तीनों बिजली पैदा करते हैं। ये तीनों के तीनों बांध बिजली पैदा करते हैं, लेकिन ये जो कोटा बैराज है ये बिजली पैदा नहीं करता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई। इससे सिर्फ और सिर्फ सिंचाई की जाती है। इस कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक नहर है राइट मेन कैनाल और दूसरी नहर है लेफ्ट मेन कैनाल। एक कैनाल राजस्थान के लिए चली जाती है, दूसरी कैनाल मध्य प्रदेश के लिए चली जाती है। और इन कैनाल के माध्यम से इस नदी के जल का 50-50% बंटवारा हो जाता है। दोनों ही राज्यों में 50-50% सिंचाई का जल, मतलब बराबर मात्रा में सिंचाई का जल पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये परियोजना 3 चरणों में पूरी होती है। अब एक डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा
पड़ेगा और वो डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है। आप इस तरीके से यमुना यमुना नदी बनाइएगा और एरो लगा दीजिएगा ताकि पता रहे कि यमुना नदी किस तरीके से कहाँ से किधर की ओर फ्लो कर रही है। और इस तरीके से आप चंबल नदी बना दीजिएगा और यहाँ पर इटावा लिख दीजिएगा, क्योंकि इटावा के पास ही ये जो चंबल है वो यमुना से मिलती है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप एक एक रिजर्वायर बना दीजिएगा और आगे एक इस तरीके से निशान लगाइएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा गांधी सागर बांध, ठीक है। और इसके बगल में लिख दीजिएगा एमपी और उसके आगे एक एक और रिजर्वायर बनाइएगा और उसके आगे यहाँ पर लिख दीजिएगा अ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का राणा प्रताप सागर बांध। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान। और इसके आगे आप एक और ऐसा निशान लगाइए, उस पर लिख दीजिए जवाहर सागर बांध और उसके आगे लिख दीजिए राजस्थान। और इसके आगे आप एक और ऐसे निशान लगा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कोटा बैराज, कोटा बैराज और इसके बगल में लिख दीजिए राजस्थान। तो इस तरीके से यहाँ पर है गांधी सागर बांध, उसके 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 ऊपर है राणा प्रताप सागर बांध, उसके ऊपर है जवाहर सागर बांध और उसके ऊपर यहाँ पर है कोटा बैराज। तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम बना देना है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है 150 शब्दों में आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन इन 150 शब्दों में सिर्फ 100 शब्द आपको लिखने हैं और जो 50 शब्द हैं वो आप इस डायग्राम के माध्यम से अपने एग्जामिनर को बताएंगे। और इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो एग्जामिनर है वो आपको पूरे का पूरा नंबर आपको उपलब्ध कराएगा। धन्यवाद।